तो मेरा होगा ना सेकंड रूम में बताया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। गुड मॉर्निंग। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज यानी यूनिट नंबर 7 था, चैप्टर नंबर 7 में हमने और कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे और कुछ डेफिनेशंस भी आपको कराई गई। इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट ऑफ पथ। अब देखिए इसके बाद एक थ्योरम कराएंगे हम आपको, थ्योरम नंबर 7.8.4। तो थ्योरम 7.8.4 नेक्स्ट जो थ्योरम होगी आपकी वो थ्योरम होगी 7.8.4। नेक्स्ट जो थ्योरम होगी थ्योरम नंबर 7.8.4। नाम से भी आ जाती है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे रियल में थी, ये कॉम्प्लेक्स में है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखिए स्टेटमेंट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, लेट थ्योरम है आपकी 7.8.4, 7.8.4। तो देखिए भाई आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेट एफजेड बी ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन, सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन single valued analytic function in a simple connected domain G, in a simple connected domain G, connected domain G, if AB belongs to G, then you prove that integration from A to B fz dz equals to phi b minus phi a, phi b minus phi a, where phi z is an indefinite integral, is an indefinite integral, integral of fz। 2002, 5, 8 और 14। देखिए थ्योरम आपकी कई बार आई हुई है भाई एग्जाम पेपर में और बार बार पूछी जाती है। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके लिए,
एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन है। लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जे। इफ ए बी बिलोंग्स टू जे, ए और बी किसके एलिमेंट है भाई? आपके जी के एलिमेंट है। देन overline integration from a to b f z dz equals to phi b minus phi a, where phi z is an indefinite integral of f z। f z का indefinite, definite नहीं है, कैसा है? indefinite integral of f z कितना है आपका? phi z है। तो देखिए अब आपको इस थ्योरम को क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। तो प्रूफ कीजिए। लेट, कल हमने आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी भाई। फर्स्ट लिमिट फाइनाइट थी और सेकंड लिमिट इसकी क्या थी? इनडिफाइनाइट। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो पैरामीटर है आपका। What? phi z is an indefinite integral of, ये दिया हुआ भाई, indefinite integral of small f z, therefore phi z इक्वल टू हो जाएगा आपका f z प्लस का k, वेयर k is a constant, where k is a constant। इक्वेशन नंबर 2 y2 y इक्वेशन 2 phi b इक्वल टू कैपिटल एफ बी प्लस का के एंड phi a इक्वल टू कैपिटल एफ ए प्लस का के। तो हैंस phi b माइनस phi a, तो ये बचेगा आपका एफ बी माइनस एफ ए। इक्वेशन नंबर 3। नाउ y equation first, now y equation first, capital FB equals to z naught to b ft dt and capital FA equals to z naught to a ft dt, ft dt। देखिए भाई थोड़ा सा बता दें आपको एक बार और। एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन था, ठीक है भाई। स्मॉल एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन इन ए कनेक्टेड डोमेन जी। इफ ए बी कोई दो एलिमेंट है भाई किसके? जी के, देन ए टू बी एफ जेड डी जेड आपको प्रूव करना है फाई बी माइनस फाई ए के, वेयर फाई जेड इज एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड। फाई जेड क्या है भाई? इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है किसका? स्मॉल एफ जेड का। तो कल हमने आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी, जेड नेट टू जेड एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है आपका किसके? कैपिटल एफ जेड के, ठीक है। बट उन्होंने कहा है कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल क्या है आपका? एफ जेड है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी फाई जेड है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? फाई जेड के, और प्लस में कांस्टेंट के। तो यानी कि फाई जेड जो निकल के आया इसका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? कैपिटल एफ जेड के। तो कैपिटल एफ जेड प्लस का के, फाई जेड की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल के आई है आपकी?
कैपिटल एफ जेड प्लस का के, वेयर के इज ए कांस्टेंट। अब आपको निकालना है 5e माइनस 5a, तो हमने क्या निकाला यहाँ से, जेड के स्थान पे बी रिप्लेस किया तो 5e आ गया, तो कैपिटल एफ बी प्लस का के, एंड जेड के स्थान पे ए रिप्लेस किया तो आपका आ गया कैपिटल एफ ए प्लस का के। तो 5e माइनस 5a, इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट किया तो कैसे आपका के कैंसिल, तो आ गया एफ बी माइनस एफ ए। अब एफ बी माइनस एफ ए तो आ चुका है, अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी, ए टू बी एफ जेड डी जेड के इक्वल होना चाहिए। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने कैपिटल एफ बी की वैल्यू निकाली, यहाँ से जेड के स्थान पे क्या रिप्लेस किया, कैपिटल वी, सॉरी वी, तो ये आएगा जेड नॉट, जेड किस में रिप्लेस हो जाएगा, वी, वी, तो जेड नॉट टू बी एफ टी डी टी, ऐसे ही एफ ए जेड नॉट टू ए एफ टी डी टी। अब हमें क्या निकालना है, एफ बी माइनस एफ ए, तो इसमें से इसको सबस्ट्रेट करेंगे और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़े, और नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अच्छी थ्योरम है, एग्जाम पेपर में पूछी जाती है भाई। तो नाउ एफ बी माइनस एफ ए निकालो आप। नाउ एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू फाइंड है आपको, एफ ए की वैल्यू फाइंड है भाई। जेड नॉट टू बी एफ टी डी टी माइनस जेड नॉट टू ए एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करोगे तो सीरीज क्या हो जाएगा भाई, आपका चेंज हो जाएगा। इफ यू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देन साइन इज आल्सो चेंज। तो लिमिट क्या लगाओगे आप, ए टू जेड नॉट और ये एफ टी डी टी, तो किसका साइन हो जाएगा आपका, प्लस का। अब ये लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, ये लिमिट जा रही है ए से जेड नॉट और जेड नॉट टू वी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, ए टू वी एफ टी डी टी, ए टू बी एफ टी डी टी। अब टी जे पैरामीटर, टी जे पैरामीटर, तो पैरामीटर किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका, जेड से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हो, दैट इज ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू कितना आया आपका, एफ बी माइनस एफ ए, ये कैपिटल में चल रहा है। यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो आसान थ्योरम थी। एफ बी माइनस एफ ए टू बी एफ जेड डी जेड। देखिए कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो वो बताइए आप हमें। नहीं, चैप्टर नंबर 7 हमारी ओर से फिनिश हो चुका है भाई। कोई एग्जाम्पल वगैरह पूछना हो तो बताइए, थ्योरम तो लगभग सभी हो गई। बोलिए भाई, कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 8। कर लोगे भाई, बोलिए कि नहीं, कर लोगे तो बढ़े आगे, बताओ। तो ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 8 की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे।
कुछ पोर्शन चैप्टर नंबर 7 के साथ में दिया हुआ है और कुछ पोर्शन अलग से 1 यूनिट दी हुई है। तो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होते ही आपकी लगभग 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 8 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेट में आप लगभग 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 9 और 10 बचेगा इसके बाद। ठीक है भाई। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप चैप्टर नंबर 8। सभी थ्योरम एक ही टाइप की हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ कॉशीज थ्योरम। शुरू की 3-4 थ्योरम एक ही प्रकार से चलेंगे भाई। एप्लीकेशंस ऑफ कॉशीज थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ कॉशीज थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ कॉशीज थ्योरम। तो सबसे पहले हमने आपको एक तो पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा हो तो, कॉशी थ्योरम, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। एक हमने आपको बताया था कॉशी गूसा थ्योरम। ठीक है, 2 थ्योरम कराएं। कॉशी का जो कन्वर्स होगा वो होती है आपकी मोरेरा, और अभी हम पढ़ाएंगे आपको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ कह रहे हैं हम फॉर्मूला और वहां कह रहे थे हम थ्योरम। ठीक है भाई। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कभी कभार नामों में दिक्कत आ जाती है भाई, तो आप डालोगे आप हेडिंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई आपके। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005, 7, 9, 10, 16 और भरतपुर यूनिवर्सिटी 18। भरतपुर यूनिवर्सिटी आपकी 18 में भी आई हुई थ्योरम है। भरतपुर यूनिवर्सिटी 18। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई। 1.1 आपको पहचानना है कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है। और 2 प्रकार से स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम पेपर में, और आपको एक स्टेटमेंट तो याद भी होना चाहिए जो भी आपको आसान लगे, बिकॉज नाम से भी पूछा जा सकता है। प्रूफ कॉशी स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं क्या कि आपको 2 स्टेटमेंट हैं इसके, तो जो भी आपको इजी लगे उस स्टेटमेंट को तो याद रखना है, और दूसरा स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए जिससे आप थ्योरम को पहचान पाओ। ठीक है भाई। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, let f be an analytic function, let f be an analytic function, let f be an analytic function in a simply connected domain G, in a simply connected domain G, bounded by a rectifiable, bounded by a rectifiable Jordan curve C, Jordan curve C, and is continuous on C
then for any point, then for any point z naught of j f z naught equals to 1/2 pi iota over the contour C f z upon z minus z naught dz। और सेकंड इस प्रकार हो सकता है भाई आपका, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक within and on a closed contour C, on a closed contour C and z naught is any point within C, then f z naught equals to 1/2 pi iota 1/2 pi iota over the contour C f z dz upon z minus z naught, f z dz upon z minus z naught। लिख लिया भाई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है भाई इसके, कितने स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट हैं। देखिए भाई ये जो थ्योरम है आपकी, हमने आपको अभी तक एक तो कॉसिस थ्योरम बताया, कॉसिस, एक हमने कॉची-गूर्सा थ्योरम कराई, ठीक है, गूर्सा थ्योरम। कॉची थ्योरम आप जानते हो कि ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0, और गूर्सा थ्योरम में भी आप जानते हो ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इसका स्टेटमेंट होता है बट एफ जेड इज एनालिटिक, but fz is analytic, fz जो होता है वो आपका कैसा होता है, एनालिटिक इन ए क्लोज कंटूर सी, ठीक है भाई। अब ये है हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 8 में शुरुआत की जो 4 थ्योरम है उनका प्रूफ सिमिलर रहेगा, ठीक है। जो पहला प्रूफ सीख पाएगा दूसरा उसके लिए आसान रहेगा, तीसरा और भी आसान रहेगा, और चौथा उसके लिए और भी आसान रहेगा, ठीक है। इस थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। हमने आपको क्या कहा कि कॉची का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, कॉची-गूर्सा का स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए, और कॉची का जो कन्वर्स आएगा उसे कहते हैं मोरेरा थ्योरम। अगर वो सिलेबस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, अगर है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अब यहां से ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसके कितने स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट। अगर वो पूछता है आपसे क्वेश्चन, आपका ये आ जाए एग्जाम पेपर में कि स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो एक आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और उसका प्रूफ भी याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा छोटा है, ये वाला, तो इस वाले स्टेटमेंट को आप याद रखोगे। तो स्टेटमेंट क्या है भाई इसका, इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, क्या आपका fz जो है वो एनालिटिक है, यानी कि इसी का स्टेटमेंट चल रहा है। fz इज एनालिटिक विद इन सी एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, मतलब सी के ऊपर भी एनालिटिक है और सी के अंदर प्रत्येक पॉइंट पे भी हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। एंड जेड नॉट, एक पॉइंट ले लिया अलग से हमने, देखो एफ जेड में डिवाइड किया है किसका, जेड माइनस जेड नॉट का, लेकिन जेड नॉट इज एनी पॉइंट विद इन सी, कि सी के अंदर ही हमने एक पॉइंट लिया है, कौन सा पॉइंट, जेड नॉट,
देन एफ जेड जीरो बराबर होगा किसके 1/2 आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब एफ जेड तो एनालिटिक था, अगर मैं इस पूरे फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन को अगर आप जी जेड मानते हो, क्या ये एनालिटिक है क्या जेड नॉट पे? ये पूरा फंक्शन जी जेड जेड माइनस जेड नॉट, और जेड नॉट सी के अंदर ही कोई पॉइंट है क्या एनालिटिक? नहीं है, क्योंकि जेड बराबर जेड नॉट रखने पर हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो इस पे एनालिटिक नहीं है, तो डेफिनेटली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी क्या? नहीं हो रही। क्या निकल के आ रही है? 2 आयोटा एफ जेड जीरो। इसको उधर भेज दो तो 2 आयोटा एफ जेड जीरो आ रही है निकल के। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि भाई एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, वही वाली बात हो गई। बाउंडेड बाय ए रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी, ये बाउंडेड है जॉर्डन कर्व सी के द्वारा, एंड इज कंटिन्यूअस ऑन सी, सी पे कंटिन्यूअस है। देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट ऑन जी एफ जेड जीरो बराबर 1/2 आउटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ठीक, स्टेटमेंट दोनों लगभग दोनों के कैसे हैं? सेम है। अब हमें प्रूव करना है। हमने आपको पार काट पढ़ाया था भाई, पार काट यानी क्रॉस कट, क्रॉस कट कराया था। क्रॉस कट के द्वारा मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान के चलो ये हमारी कोई भी क्लोज कर्व है, C1 है, ये C2 है, पार काट किया C1 का, ऐसे हमने किसका किया? C2 का, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? पूरी C में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवर द कंटूर C एफ जेड डी जेड निकालेंगे तो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, एक तो C1 प्लस C2, यही तो आता है। तो हम इसी का यूज करेंगे, तो इसी का यूज करेंगे। तो अब हम स्टेटमेंट तो लिख लिया होगा भाई अपने, अब हम इसका लिखेंगे प्रूफ। ठीक है भाई, अब प्रूफ के लिए एफ जेड तो एनालिटिक है भाई, लेकिन जी जेड जो नया फंक्शन हम बना रहे हैं एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इज नॉट एनालिटिक विद इन सी, बिकॉज जेड नॉट इज, देखो ये तो आपकी कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व हो सकती है, कौन सी कर्व है? सी, कोई भी हो सकती है, क्लोज कर्व का है, और एफ जेड इसके प्रत्येक पॉइंट पे डिफाइंड भी है और एनालिटिक भी है, यानी डिफरेंशिएबल भी है। अब जेड नॉट इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है जिसपे हमारा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई दिक्कत भाई? एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट क्या नहीं है भाई? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब इसका प्रूफ लिखेंगे भाई, तो प्रूफ डालिए, एक कर्व बना लेना साइड में छोटी सी, अगर बन जाए तो आपसे। To prove the theorem, we take a circle. To prove the theorem, we take a circle C1, Z minus Z not equals to R. सेंटर पॉइंट क्या ले लिया इसका? रेडियस कितनी ले ली इसकी? We take a circle C1, Z minus Z not equals to R. R is small. Z minus Z not is less than equal R lies entirely within Z not पॉइंट अगर हम यहाँ लेते, देखो Z not पॉइंट आपने अगर यहाँ लिया तो रेडियस आप इतनी स्मॉल लेते कि रेडियस की जो डिस्क है वो कंप्लीटली किसमें आ जाए? अब हमने तो मिडवे में ले लिया तो हमें तो और भी आसानी रही। तो हमने क्या किया? Z not पॉइंट किया R एक रेडियस से, और R रेडियस से हमने क्या बना लिया? एक सर्कल, रेडियस R है,
इस पे कोई भी पॉइंट है, और एक कंप्लीटली रूप से किसके अंदर होना चाहिए, सी के अंदर होना चाहिए। और इसको कौन सी कर्व कहा है आपने, C1 इज सर्कल, और सी आपकी एक कर्व विद सी। then see as so in figure 1, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम फिगर 1 का है, या कंसीडर द फंक्शन। अब आपको एक न्यू फंक्शन कंसीडर करना है भाई, कंसीडर कीजिए फंक्शन को fz अपॉन z माइनस। अब क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जी जेड सी के अंदर डिफरेंशिएबल है कि जेड नॉट पे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन fz था, जेड माइनस जेड नॉट पे फंक्शन आपका डिफाइन ही। लेकिन ये जो सर्किल को छोड़ दे हम, इस सर्किल से बाहर और सी के अंदर, क्या इस क्षेत्र में फंक्शन हमारा एनालिटिक है क्या, इस वाले क्षेत्र में एनालिटिक है क्या भाई, जेड नॉट इसके अंदर चला गया और आर बहुत ही छोटा है, आर टेंड्स टू 0, जेड नॉट वाला पॉइंट उसमें चला गया सर्किल में, और सर्किल से बाहर वाला और सी के अंदर वाला, इसमें हमारा ये पूरा फंक्शन जी जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक। तो अगर हम पार कट के द्वारा इसे बनाएं, क्रॉस कट के द्वारा, तो ओवर द कंटूर से 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, दिस फंक्शन एनालिटिक है क्या, एनालिटिक बताना, लेकिन कहाँ होगा एनालिटिक, वहां की बात करेंगे। दिस फंक्शन इज एनालिटिक थ्रू आउट द सर्किल थ्रू आउट द रीजन, दोनों के बीच का है, थ्रू आउट द रीजन बाउंडेड बाई सी, बाउंडेड बाई सी एक्सेप्ट at z equals to z naught where the denominator equals to 0, denominator becomes 0। तो कौन सा पॉइंट छोड़ना है आपको, केवल z नॉट पॉइंट छोड़ने के बाद जी जेड जो है प्रत्येक एनालिटिक है, z नॉट छोड़कर। obviously gz is analytic double connected region, in the double connected region, in the double connected region bounded by C and C1, bounded by C and C1। इसके एरिया में तो है भाई, है या नहीं है, बोलिए, है तो फिर क्या करोगे आप, तो स्टेटमेंट है थ्योरम 7.7.1 का स्टेटमेंट ओपन कीजिए बुक में, 7.7.1 का स्टेटमेंट है आपका, इफ सी इज ए क्लोज कर्व, ये कॉसी थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन्स, कॉसी थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए कॉसी थ्योरम थी।
तो स्टेटमेंट सुनिए, C is a closed curve and C1 C2 dot 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 Cn are closed curve which lies inside C। C आपकी एक क्लोज कर्व है, रिजॉइन कीजिए भाई क्लास।